नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार के लिए आज का दिन बेहद स्तब्ध कर देने वाला दिन था, क्योंकि जिस तरीके से सुबह सुबह खबर निकलकर सामने आई कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। इस खबर ने सबको चौंका दिया। जिसने सुना वो स्तब्ध रह गया। अब उस खबर को लेकर बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है, प्रशासन भी छानबीन में जुटा हुआ है। इस मामले में दो संदिग्ध को गिरफ्तार भी करके या कहिए हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। एसआईटी का गठन किया गया है। दरभंगा ग्रामीण की एसपी काम्या मिश्रा इसे लीड कर रही हैं। अब किसने किया, क्यों किया, इन तमाम कारणों का पता लगाया जा रहा है। मुकेश सहनी मुंबई में थे, लौट आए हैं और उन्होंने भी दुख जताया है और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। नीतीश कुमार, लालू यादव, तमाम नेताओं ने भी उन्हें फोन किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में जो अपराधी हैं उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो किसी के भी घर में घुसकर किसी की भी हत्या कर देंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार के इतने बड़े और चर्चित नेता मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या, ये सवाल उठा रही है। अब इसके अलावा बिहार में आज ये भी देखा गया कि ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें पूर्व विधायक गुलाब यादव और बिहार के एक बड़े अधिकारी हैं संजीव हंस, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है, विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहला सवाल तो बिहार में अपराधियों के बढ़ते मनोबल पर ही करेंगे। अब बताइए कि मंत्री के घर में घुसकर अगर उनके पिता की ऐसे निर्मम हत्या कर दी जाए कि खून के छींटे दीवार पर लग जाए, आम जनता का क्या होगा? जो आम जनता सड़क पर चल रही है उनका क्या होगा? क्या सचमुच अपराधियों में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? आपने ठीक कहा कि ये स्तब्ध कर देने वाली घटना है। आम आदमी के साथ इस तरह की घटनाएं तो रोज़ होती रहती हैं, मगर जब किसी जाने माने राजनेता के साथ, और वो भी उनके घर में घुस करके उनके पिता की इस क्रूरतापूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई हो, तो इससे ये साफ लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज चरमरा गया है और ये जंगल राज की आहट है। जिस जंगल राज की बात ये सरकार करती रही है, लगातार नीतीश कुमार और भाजपा के नेता करते रहे हैं, उसी जंगल राज की आहट अब इस सुशासन में भी सुनाई देने लगी है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना सरकार के लिए कोई और नहीं हो सकती कि एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या उसके घर में घुस करके कर दी जाए और सरकार तमाशा देखते रहे। तो ये तो एक घटना है। चूँकि ये मुकेश सहनी बड़े नेता हैं, इसलिए ये लाइमलाइट में आ गया। ऐसी घटनाएं रोज़ हो रही हैं बिहार में, रोज़ हत्याएं हो रही हैं। राजधानी पटना में 4-5 हत्याएं रोज़ होती हैं और वो अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, मगर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पता नहीं पुलिस प्रशासन को क्या हो गया है, नीतीश कुमार को क्या हो गया है, क्योंकि इन मामलों की सीधे सीधे जिम्मेवारी नीतीश कुमार की है। वो गृह मंत्री भी हैं, पुलिस विभाग उनके अंदर में है, तो वो अगर जवाब तलब भी करेंगे तो किससे करेंगे? उनको तो खुद से जवाब तलब करना होगा कि कहाँ उनकी कमजोरी हो गई है और पुलिस के हाथ पांव किसने बांध रखे हैं, क्यों अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं और पुलिस दुबकी चल रही है। तो ये बहुत दर्दनाक स्थिति है। और ऐसे में अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग कोई करे तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब ये साफ लग रहा है कि इस सरकार में वो कुवत नहीं है कि वो अपराधियों को कंट्रोल कर सके। ये बहुत मतलब मार्मिक घटना है, दुखद घटना है और सरकार के चेहरे पर कालिख पुत गई है इससे। अब इस पुती हुई कालिख को कैसे सरकार धोती है, धो भी पाती है कि नहीं धो पाती है, ये देखने वाली बात होगी।
मगर नेताओं को देखिए, वो बयान दे रहे हैं कि अपराधी पकड़े जाएंगे। अपराधी तो पकड़े जाएंगे, आज नहीं 5 साल बाद आप पकड़ लीजिएगा, पुलिस खोज लेगी। असली अपराधी नहीं, किसी दूसरे को पकड़ के चार्जशीट कर देगी पुलिस। ये तो पुराना तरीका है पुलिस का। मगर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं? अपराधी पकड़ लेना बड़ी बात नहीं है। घटनाएं होने का मतलब ये है कि पुलिस का खौफ, सरकार का खौफ, कानून का खौफ, अदालतों का खौफ समाप्त हो गया है। अपराधी मनमानी कर रहे हैं, गोलियां दनादन चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, गले का सोने का चेन छीना जा रहा है, किसी का बैंक से पैसा लेके आ रहा है, बैग लूट के भाग जा रहे हैं दिन दहाड़े, पेट्रोल पंपों पर लूट हो रही है, एटीएम लूट लिए जा रहे हैं। तो ये तो एकदम अराजक स्थिति हो गई है बिहार में। अच्छा, इसमें रवि रंजन जी को भी जोड़ते हैं। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार हत्या का मोटिव क्या था, किसने किया, क्यों किया। कई बात अब तक पुलिस के भी केवल दिमाग में है, लेकिन अब तक उसका खाका तैयार नहीं हुआ। कुछ भी जो स्थिति वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। आपको इस पर क्या अपडेट? देखिए, अभी तक जो बातें सामने आई हैं, जो पुलिस की जांच में भी, प्राथमिक जांच में, कि उनके घर से एक छोटा अलमीरा जो है वो निकाल कर बाहर खेत में वो पड़ा हुआ था उनके घर से कुछ दूरी पर, और उसमें कागजात बिखरे हुए थे इधर उधर। और तो पहली नज़र में तो ये लगता है कि या तो वो लूटपाट के लिए लोग घर में घुसे होंगे और लूटपाट करने के बाद उन्होंने विरोध किया होगा तो उन पर हमला किया होगा या उनको मारा होगा। दूसरी, संपत्ति का विवाद भी हो सकता है, और उनके परिजनों ने ये कहा है कि गांव के लोगों ने ही ये हत्या की है। अच्छा। तो ये पुरानी रंजिश भी हो सकती है। एक तो उनका कद बड़ा है, उनके बेटे बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्होंने धन संपत्ति भी बहुत कमाया है, मुंबई में उनका बड़ा कारोबार है। तो और वो अपने अकेले रहते थे गांव में, वो भी गांव का जो मुख्य घर है उससे अलग जो दलान, पहले गांव में दलान की परंपरा है, लोग दलान में रहते हैं, बुजुर्ग लोग तो जनरली दलान में ही रहते हैं, तो वो वहाँ रहते थे। तो अकेले रहते थे, हालांकि नौकर ड्राइवर ये सब उनके साथ रहता था। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने नौकर ड्राइवर नहीं, मैंने कल जो ये घटना घटी, इसमें पहली नज़र में तो लूटपाट की घटना समझ में आती है कि लूटपाट के कारण पुरानी रंजिश, मैंने गांव के लोग, जब परिवार वाले कह रहे हैं कि गांव के लोगों ने की है, तो ये रंजिश भी हो सकती है। एक दो है ईर्ष्यावश भी, मैंने कि वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, मकान बन रहा है, और ये तो ईर्ष्यावश भी कुछ लोग दुश्मनी ठान लेते हैं। और ये हो, अब जो पुलिस जो बातें निकाल रही है उसमें कुछ ग्लास है वहाँ पर या कुछ है, तो क्या कोई पार्टी हुई थी या उस पार्टी के दौरान कोई झगड़ा हुआ था और झगड़ा में मारपीट हुई। हालांकि 70-72 साल के बुजुर्ग कोई पार्टी करेंगे नौजवानों के साथ चाहे किसी के साथ, ये लगता नहीं है। अलमारी बाहर ले जाना और उसके मैंने तो उसमें कैश जो था वो, हाँ कैश वहीं रह गया। तो या तो कोई इनको मालूम होगा कि कोई कागजात उनके पास हैं जिनको ले लेना चाहिए, संपत्ति का कुछ मसला हो सकता है। तो अब तो पुलिस की जांच, अब SIT गठित हो गई है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि 6 घंटे के भीतर हम खुलासा करेंगे, लेकिन अभी तो 6 घंटा हो भी गए, तो अभी तक तो कुछ पुलिस के हाथ नहीं लगी है। अब हम लोग इंतज़ार करेंगे कि क्या है। लेकिन पहली नज़र में ये लूटपाट के साथ माने संपत्ति के विवाद में भी, मैंने आपसी रंजिश में भी की गई हत्या। तो बहुत लोग अब ये भी मांग कर रहे हैं कि अब मुकेश सहनी के पिता पर हमला हो गया तो मुकेश सहनी पर भी हो सकता है। पहले उन्हें सुरक्षा दी गई थी, लेकिन चुनाव के दौरान ही सुरक्षा ले ली गई थी। ये एक बड़ी बात है कि मुकेश सहनी जब NDA के साथ नहीं रहे या NDA उनको लग गया कि अब ये नहीं रहेंगे, तो उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। पहले उनको दिया गया, तो ये ऑफ़र किया गया था कि वो NDA में चले आएँ। तो ये जो खेल है सुरक्षा लेने और हटाने का, ये एक बहुत माने गलत परंपरा है। मुकेश सहनी एक कद्दावर नेता है और बिहार में उनकी अपनी राजनीति है और उनकी पकड़ है। तो ये एक ज़रूर बात है कि उनके घर में घुस के उनके पिता की हत्या हो सकती है, तो क्या टारगेट पर मुकेश सहनी भी हो सकते हैं? मुकेश सहनी को भी टारगेट किया जा सकता है और वो एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। तो क्या ये कोई राजनीतिक साजिश है? इस पर भी पुलिस की जांच का एक एंगल ये भी होना चाहिए। तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी अगर ये डिमांड करते हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए तो वो गलत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पिता के मैंने घर में घुस के कोई मार दे तो ये जान माल की क्षति जो कही जाती है, तो घर में घुस के मैंने किसी के मैंने बुजुर्ग की हत्या नहीं, हाँ हाँ
जो ये बात है कि वो निश्चित रूप से वो सुरक्षा मांग सकते हैं और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये टारगेटेड किलिंग है या फिर एक डकैत जाता है चोरी करने के इरादे से, कुछ झगड़ा होता है और वो इस तरह की घटना को अंजाम दे देता है? नहीं, ये डकैती के लिए घटना हुई होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि चोरी या डकैती आमतौर पर होती है तो वो धन संपदा के लिए होती है, और वो हत्या का या टकराव का तरीका वो टालते हैं। जब लोग जग जाते हैं तो भाग जाते हैं या फिर कोई ऐसा उपाय करते हैं, हाथ पांव बांध देते हैं, मगर आम तौर पर मर्डर नहीं करते, हत्या नहीं करते हैं अपराधी। और वो भी आश्चर्य की बात यह है कि उनका घर भीतर से बंद था, तो अगर हत्या हुई और हत्यारे कैसे फिर बाहर निकल के भागे, ये बड़ा सवाल है कि हत्यारे बाहर निकल के कैसे भागे, दरवाज़ा भीतर से कैसे बंद था। वो तो बाद में गांव के लोग सुबह जब जमा हुए तब वो दरवाज़ा खोला गया और लोगों ने देखा कि उनकी लाश पड़ी हुई है। तो ये ज़रूर कोई संपत्ति विवाद, भूमि विवाद कुछ रहा होगा। गांव में तो भूमि विवाद आजकल बहुत आम है, और वो जो अलमीरा वाली बात आ रही है कि उसमें कुछ कागज़ पत्र थे वो गायब हैं, तो वही कुछ प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है जिसके चलते उनकी हत्या हुई हो, और हो सकता है वो कागज़ उनसे मांगा जा रहा हो जो कागज़ नहीं मिला अलमारी में, तो इसलिए उनकी हत्या हुई हो। यानी नियत से वो आए थे हत्यारे उनकी हत्या करने ही, पहले से ही सोच के आए थे। वो टारगेटेड किलिंग है, निशाना बना के उनकी हत्या की गई। तो क्या खतरे में मुकेश सहनी भी आ सकते हैं? मुकेश सहनी पिता से झगड़ा था तो स्वाभाविक रूप से बेटे पर भी उसका असर पड़ेगा ही, बेटे पर भी खतरा तो हो ही सकता है। मगर जो सुरक्षा देने और लेने की बात है, तो सुरक्षा अगर मान लीजिए सुरक्षा रहती भी तो वो तो मुकेश सहनी की रहती है, उनके पिता की तो रहती नहीं। तो पिता तो ऐसे ही गांव में निहत्थे रहते थे, तो मुकेश सहनी पर भी मगर इस घटना के बाद खतरा जरूर बढ़ा होगा। और जो प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि संपत्ति का विवाद, भूमि का विवाद कुछ रहा है जिसके चलते हत्या हुई, तो मुकेश सहनी भी उस दायरे में आ सकते हैं। क्या उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? क्या उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए? सवाल ये है कि आप वो बड़े नेता हैं, उनको सुरक्षा मिल जाएगी। सवाल सुरक्षा देने का नहीं है, सुरक्षित बिहार बनाने का है, और वो सुरक्षित बिहार बनाने का दायित्व तो जो है वो सरकार का है, राज्य सरकार का है। मगर राज्य सरकार इसमें फेल रही है। मुकेश सहनी प्रभावशाली आदमी हैं, उनको आप सुरक्षा दे लीजिएगा। नेताओं, सांसदों और पूर्व राजनेताओं को भी सबको बॉडीगार्ड मिले रहते हैं, मगर आम आदमी की रक्षा कौन करेगा? सरकार की चिंता का विषय ये होना चाहिए। अगर सख्त कानून व्यवस्था आपके यहाँ रहेगी तो किसी को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और राजनेता सुरक्षित घूम रहे हैं, आम आदमी मर रहा है। तो जब तक राजनेताओं को आप ये माहौल नहीं देते कि वो भी बिना सुरक्षा प्रहरी के घूम सकें, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि माहौल सुरक्षित है, बिहार में सुरक्षित हैं लोग। जब राजनेता और उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, वीआईपी और महत्वपूर्ण लोगों की जान जब सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की चिंता कोई करेगा, ये सोचना भी मूर्खता होगी। तो देखिए, ये मुकेश सहनी के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर हम विस्तार से इस पर चर्चा कर रहे थे। निश्चित तौर पर बहुत ही दुख बड़ी घटना है उनके लिए और उनके परिवार के लिए। तमाम बिहार के नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। लेकिन अब बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। जिस तरीके से आज बिहार में छापेमारी का दौर देखने को मिला, एक तरफ पूर्व विधायक गुलाब यादव के कई ठिकानों पर, उनकी पत्नी एमएलसी हैं अंबिका गुलाब यादव, उनके सरकारी ठिकाने पर भी ईडी पहुंच गई, और इसके अलावे भी कई ठिकानों पर। दूसरी तरफ उन्हीं के ही काफ़ी करीबी एक माने जाते हैं अधिकारी हैं, ऊर्जा विभाग के सचिव हैं, नाम है संजीव हंस, उनके भी कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। अब इस पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खबर है और आखिरकार क्या पूरा मामला है। देखिए, संजीव हंस और ये गुलाब यादव, इन दोनों की आपसी बहुत करीबी है, और इन पर तो एक रेप का भी, मैंने एक महिला ने दोनों पर वो लगाया है कि रेप का भी आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। आज जो ईडी ने छापा मारा है वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है कि इन लोगों ने, एक तो लालू प्रसाद यादव के अनेक करीबियों पर, अब आप देख रहे हैं कि वहाँ के अगियाओं के विधायक पर भी ईडी का छापा अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था। इन लोगों पर ये बालू खनन का और शराब का
इन पर बहुत ज़्यादा इस कारोबार में ये लोग लिप्त हैं। और गुलाब यादव का तो पूरा उस इलाके के वो दबंग ही, मधुबनी के इलाके में वो दबंग माने जाते हैं। उनकी बेटी भी जिला परिषद में है, उनकी वाइफ जो है MLC है। गुलाब यादव खुद इस बार चुनाव माने वो लोकसभा चुनाव लड़े। उनको RJD ने अपनी पार्टी से कुछ दिनों के लिए निकाला भी था, बाद में वो उनकी रंजिश हो गई पत्नी को जब टिकट नहीं मिला। तो ये जो दबंग नेता की उनकी छवि है, लेकिन उनके जो कारोबार हैं वो माने अवैध कारोबारों में लिप्त माने जाते हैं। ये अवैध खनन का मामला है, अवैध शराब का मामला है, और ED ने जो छापेमारी की है वो मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला है। चूँकि दोनों की मिली भगत है, संजीव हंस उसमें हालांकि ऊर्जा विभाग के वो प्रधान सचिव हैं, अभी मौजूदा वर्तमान में प्रधान सचिव हैं। तो धन संपत्ति उगाही का जो कारोबार अधिकारी लोग भी करते हैं, और वे पूर्व विधायक हैं गुलाब यादव। तो ये मामला उसी का है। ED ने एक दो नहीं माने कई जगहों पर छापा मारा है। गुलाब यादव तो बुरी तरह पहले तो तेजस्वी से रंजिश कर ली, फिर लोकसभा में टिकट लेने गए, मुकेश सहनी ने देकर वापस ले लिया, बसपा से लड़े, चुनाव में तीसरे नंबर पर चले गए, और अब ED का शिकंजा। नहीं, तेजस्वी यादव से उनकी अदावत पुरानी थी, माने RJD से माने बगावत करके फिर वो उनके अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़ा दिया और फिर जिता भी लिए। तो इस इलाके में तो RJD ने उनको एक तरह से, आज RJD के एक पूर्व मंत्री बक्सर में ज़मीन कब्जा करते हुए पकड़े गए, गिरफ्तार हुए हैं। तो RJD ने बयान जारी किया कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो वो बक्सर में पकड़े गए, गिरफ्तार हुए हैं हथियार के साथ, 5-6 लोग ज़मीन कब्जा करने गए थे। तो सवाल ये है कि ये RJD के लोग जो हैं वो ही इस मामले में ज़्यादा पकड़े जाते हैं और उन पर कार्रवाई होती है। फिर बाद में अब तेजस्वी यादव इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि हाँ ख़त्म हो चुका है। लेकिन गुलाब यादव से उनका पुराना रिश्ता है। पार्टी में जब उनको टिकट नहीं मिला उनकी पत्नी को, तब ने उन्हें बगावत कर दी, नहीं तो वो उनका पुराना रिश्ता है। तो अब तो गुलाब यादव फंसी गए हैं, माने अब तो पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया, और अब सरकार की क्या माने वो गाज जो है कार्रवाई जो गिर गई है। तो अब देखिए गुलाब यादव कैसे। गुलाब यादव तो फंसे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के अधिकारी पर भी तो गाज गिर रही है, शिकंजे में तो वो भी है। जब भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती है तो उसमें सब लोग डुबकी लगा लेते हैं। तो ऐसे ही डुबकी लगाने वाले में ये भी अधिकारी हैं। हालांकि ये पहले बड़े कर्मठ और स्वच्छ छवि के अधिकारी माने जाते थे, संजीव हंस, और वो कई जिलों में जिलाधिकारी भी रहे और अच्छा काम किया, उसके लिए उन्हें जाना जाता है एक अच्छे अधिकारी के रूप में। मगर कैसे इन सब मामलों में फंस गए, ये बड़ा हैरान करने वाला विषय है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ED जो कार्रवाई करती है, तो ED की कार्रवाई बड़ी लचर किस्म की होती है। वो 100 में 90 केस हार जाती है। 100 में 90 10 ही केसों में उसे सज़ा दिलाने में सफलता मिलती है। मगर ED का एक खौफ बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है कि ED आ गई। मगर ED के केस वो हार जाती है ज़्यादातर। हाँ, वो बहुत सबूत नहीं जुटा पाती है। धन ठीक है आपने सीज कर लिया, मगर उसमें इतने लैकुनाज हैं आर्थिक मामलों में कि वो किसी न किसी तरह से प्रमाणित कर देता है कि जायज़ तरीके से कमाया गया धन है। तो वहाँ वो ED केस हार जाती है और फिर वो धन भी वापस आ जाता है, और जो अधिकारी सस्पेंड होते हैं या कोई विभागीय कार्रवाई, तो सब खत्म हो जाता है। नहीं, महिला ने पहले ही 2021 में दोनों पर ही आरोप लगाए हैं और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उस मामले में अभी सुनवाई जारी है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो आवेगा 10-15 साल बाद उसका भी फैसला आवेगा। शिकंजा दोनों पर एक साथ कसा तो फिर मामला लगता है कि गंभीर है, परेशानी बढ़ गई है, और सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कम से कम ऐसे जो संदिग्ध चरित्र के अधिकारी हैं उनको तो तुरंत कार्रवाई करके सस्पेंड करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। वही कोई छोटा क्लर्क होता तो अब तक सस्पेंड हो गया होता, मगर ये बड़े अधिकारी हैं तो 100 खून माफ है उनका। बड़े राजनेता हैं तो 100 खून माफ रहेगा उनका। आरोप लगाया संजीव हंस पर, कोई एक्शन नहीं हुआ, और आज ED की कार्रवाई हुई, फिर भी अब तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा तो इसी से समझ लीजिए कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी गंभीर है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कितनी तत्पर है, ये झलकता है। उसकी सूचिता दिखती है, उसका चरित्र दिखता है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ये गुलाब यादव और संजीव हंस के मामले में आप सरकार की नैतिक ताकत को परख सकते हैं, और वहाँ सरकार एकदम
बिल्कुल आपको जीरो मार्किंग पे खड़ी मिलेगी। जीरो मार्किंग पे। ये केस, रेप का केस तो बहुत गंभीर केस है और उसने कोर्ट में बयान भी दिया, उस महिला ने डीएनए टेस्ट की मांग की है, मगर उससे कतरा रहे हैं लोग और कोई कार्रवाई नहीं सरकार कर रही है। पहले तो सरकार के पास फरियाद लेके वो महिला गई थी, सरकार ने सुनवाई नहीं की, तब उसने फिर केस किया और केस अभी चल रहा है कोर्ट में, मगर कोर्ट भी तो फैसला देती है, लंबा समय लेती है कोर्ट। तो इसलिए ऐसे अधिकारियों के बदौलत अगर सरकार चाह रही है कि वो सुशासन ला देगी और बिहार में अच्छा लोगों को माहौल मिलेगा, राज्य का विकास होगा, तो वो सिर्फ लफबाजी है और इससे होना जाना कुछ नहीं है सिवाय सरकार के बदनामी के। बिल्कुल, और उसका तो हम जीता जागता प्रमाण भी देख रहे हैं। जो घटना, दर्दनाक घटना दरभंगा में घटी है, मुकेश सहनी के पैतृक आवास पर उनके पिता अब नहीं रहे, उनकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई और ऐसी निर्मम हत्या है कि तस्वीरें देखकर आपका भी रूह कांप जाएगा कि आखिरकार कोई इस तरह से किसी को कैसे मार सकता है। लेकिन अब मुकेश सहनी आ गए हैं, अपने पिता का दाह संस्कार कर रहे हैं वहीं पर अपने पैतृक आवास के पास में। लेकिन निश्चित तौर पर काफ़ी पीड़ा वाली खबर उनके लिए और उनके परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए। पूरा बिहार इसी तरह से आज जब खबर मिली तो स्तब्ध था। हर किसी ने इस खबर को सुनने के बाद मुकेश सहनी के प्रति सांत्वना व्यक्त की है, उनके परिवार को लेकर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। चाहे डिप्टी सीएम हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो और तमाम बड़े नेताओं के तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। लेकिन इसी बीच जो बिहार में छापेमारी का दौर था वो भी आज देखने को मिला है पूर्व विधायक गुलाब यादव और बड़े अधिकारी संजीव हंस को लेकर। आप क्या इस पर राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।